आज हम लोग क्रैश कोर्स का पब्लिक 11वां दिन आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, और आज हम लोग उसमें एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक रह गया था पब्लिक, पोटेंशियोमीटर। तो आज पोटेंशियोमीटर को डिस्कस कर देते हैं और उसके बाद फिर आज फोर्थ चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले पोटेंशियोमीटर। देखिए तो थोड़ा सा ग्रीन पर ठीक लगता है, बताइएगा। ठीक है, ठीक। चलिए पब्लिक, आज हम लोग डिस्कस करते हैं पोटेंशियोमीटर। देखिए सबसे पहले आपको पोटेंशियोमीटर में बता दें, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियोमीटर बता दें पब्लिक कि पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है ना, जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है पब्लिक। बेसिकली इसका जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करने के लिए। कोई भी दो सेल है और दोनों सेल के ईएमएफ को अगर कंपैरिजन करना हो तो हम लोग पोटेंशियोमीटर का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अगर किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पता लगाना हो पब्लिक, है ना, इंटरनल रेसिस्टेंस किसी भी सेल का हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब कि पोटेंशियोमीटर का दो यूज़ हो गया, एक हो गया दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करने में, और दूसरा किसी भी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पता लगाने में हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। फिर आपको बता दें कि पोटेंशियोमीटर क्या है पब्लिक, एक ऐसा डिवाइस है जो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है ना, इसीलिए इसको आइडियल वोल्ट मीटर भी कहते हैं। ठीक है, ये डिवाइस है, इट इज यूज्ड टू मेजर एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस विदाउट ड्राइंग एनी करंट, मतलब बिना कोई करंट ड्रॉ किए हुए पब्लिक एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ठीक है, ऑल्सो इट इज यूज्ड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पब्लिक दो सेल्स के ईएमएफ को कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। और उसके बाद इट इज यूज्ड टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। इस पर दिख रहा है ना क्लियर, देख लीजिए आप, दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? तो देखिए पब्लिक, किसी भी सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस अगर पता लगाना हो, सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस, तो हम लोग इसका सहारा ले सकते हैं, है ना, मतलब पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करना हो तो हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। और एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में भी हम लोग मतलब एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस अगर मेजर करना हो, एक्यूरेट बिना करंट ड्रॉ किए हुए,
तो पब्लिक एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर करके बताता है, इसीलिए हम लोग इसको आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं, आइडियल वोल्टमीटर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पब्लिक इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा हम लोग देखते हैं कैसे इसका बनावट रहता है पोटेंशियोमीटर का, और इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले एक बड़ा सा लकड़ी का बोर्ड लेते हैं पब्लिक, वुडन बोर्ड, ठीक है। 5 से 10 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं, और वो भी वायर लेते हैं जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का लेते हैं। 5 से 10 मीटर, 5 से 10 मीटर लॉन्ग वायर लेते हैं पब्लिक मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का वायर लेते हैं 5 से 10 मीटर। पब्लिक वो सारे वायर को इक्वली हम लोग डिवाइड कर देंगे। देखिए पब्लिक इतना लंबा तार लेने का कारण क्या है, हम लोग पोटेंशियोमीटर में इतना लॉन्ग वायर क्यों लेते हैं, तो इसका कारण ये है कि पोटेंशियोमीटर का वायर जितना ज़्यादा लंबा लीजिएगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा। मतलब पोटेंशियोमीटर के सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए पब्लिक हम लोग लंबा वायर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लॉन्ग वायर। तो सबसे पहले वो जो वायर लेते हैं ना उसको बराबर बराबर हिस्सा में कट कर देते हैं, मैंने बराबर बराबर हिस्सा में कट कर देंगे और रखेंगे उसको पैरेलली। लेकिन इसका जो कनेक्शन होगा ना, कनेक्शन वो सीरीज में लगाते हैं, जो कनेक्शन होगा वो सीरीज में होगा, जो हम लोग कनेक्शन करते हैं वो सीरीज में कनेक्शन करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। लकड़ी का बोर्ड है, लकड़ी के बोर्ड के ऊपर में 5 से 10 मीटर लॉन्ग वायर लेंगे, और वो भी मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का। और ये जो वायर लेंगे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का पब्लिक, ये जो वायर लेंगे मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का, है ना, वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है। मतलब आप इसका कितना भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे पब्लिक, इसका रेसिस्टिविटी बहुत माइनर चेंज करेगा। फिर उसके बाद में उसको बराबर बराबर हिस्सा में कट तो कर दिए, रख दिए पैरेलली पब्लिक। देखिए इसको पैरेलली हम लोग रख देंगे, लेकिन कनेक्शन सीरीज में लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ, है ना, कॉपर का स्ट्रिप है ये। इस वायर से एक ड्राइविंग सर्किट जिसमें एक सेल होगा, स्विच होगा, रियोस्टेट होगा, वो लगा देते हैं यहाँ पे। वायर का नाम ये भी, ठीक है। वायर लॉन्ग क्यों लिए, इसका जवाब किसके सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए। मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का वायर क्यों लेते हैं, ताकि इसका पब्लिक क्या हो, है ना, और टेम्परेचर कोफिशिएंट कम होता है ना मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन का, एलॉय है ये, तो टेम्परेचर के साथ ज़्यादा इसका रेसिस्टिविटी वेरी नहीं करता। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग लेते हैं। तो बराबर बराबर हिस्सा में कट कर दिए, उसको रख दिए पैरेलली, लेकिन कनेक्शन को सीरीज में बना दिए कॉपर स्ट्रिप की मदद से। एक हाई टर्मिनल पॉइंट को P से जोड़ दिए, एक लो टर्मिनल पॉइंट को Q लगा करके गैल्वेनोमीटर और एक जॉकी से टिका देते हैं। यहाँ पे एक स्केल भी आप लगा सकते हैं लेंथ उंथ मेजर करने के लिए, ये स्केल आप लगा सकते हैं पब्लिक, देख लीजिए, ये स्केल आप लगा दीजिए। और यहाँ पे लकड़ी का बोर्ड है। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है पब्लिक, यहाँ से हम लोग जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से करंट निकल के जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए करंट यहाँ पे I0 है पब्लिक। ठीक है, तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, V बराबर हो जाएगा V बराबर IR। तो I जाएगा करंट, है ना, और R रेसिस्टेंस लेंगे A और B के बीच का, RAB। आपको पता होगा पब्लिक, अगर आप जानते होंगे, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, रो L अपॉन A, L विद द लेंथ ऑफ द वायर, A एरिया ऑफ द वायर, रो रेसिस्टिविटी। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A के बराबर। देख लीजिए ये पूरा का पूरा क्या हो गया पब्लिक, कांस्टेंट, पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, I0 रो L बटा A। तो आप बता दीजिए पब्लिक, जो वोल्टेज होगा A और B के बीच का जो वोल्टेज होगा वो देख लीजिए, सब कांस्टेंट है, I0 कांस्टेंट है, रेसिस्टिविटी इस मटेरियल का कांस्टेंट है, वायर तो चेंज कर नहीं रहा है ना,
और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी फिक्स है, तो ए बी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। मतलब आप ये कहने का मतलब ये है, इसको बोलते हैं पब्लिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए पोटेंशियल में आप डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे, पोटेंशियल में वी ए बी है ना बराबर बटा एल बराबर के कांस्टेंट आएगा, इसको जब हटाएंगे तक के और नीचे एल आए, तो पोटेंशियल बटा लेंथ, इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं पब्लिक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कांस्टेंट होता है, मतलब कहने का आप बोल सकते हैं कि वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर ए और बी के बीच का वोल्टेज निकालना है तो ए से बी तक का लेंथ लेंगे हम लोग, अगर यहाँ और यहाँ के बीच का वोल्टेज निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे। मतलब जो भी पार्ट के क्रॉस आपको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है उस पार्ट के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पार्ट ऑफ द कंडक्टर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियोमीटर होगा पब्लिक, वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और इसी पर ये काम भी करता है। ठीक है, इसको अप्लाई कैसे करेंगे? देखिए पब्लिक, वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, इसको अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लिया जाए हम लोग को दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करना हो, है ना, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। दो सेल्स के ईएमएफ को अगर कंपैरिजन करना हो, ठीक है, दो सेल्स के ईएमएफ को कंपैरिजन करना हो पब्लिक, तो दो सेल्स के ईएमएफ को कंपैरिजन हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, अब दो सेल के ईएमएफ को अगर कंपैरिजन करना हो, जैसे मान लिया जाए, देखिए पब्लिक कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। एक पोटेंशियोमीटर वायर ले लेते हैं, ऐसे ही सीधा ले लेते हैं पब्लिक। ठीक है, चलिए ले लीजिए, पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। ठीक है, बाकी का वही देख लीजिए, ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, मान लेते हैं ए बी विद द पोटेंशियोमीटर वायर, स्केल सब लगा हुआ है इसमें, है ना। एक सेल है पब्लिक जिसका ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं E1, ठीक है, और इंटरनल रेसिस्टेंस R1। एक दूसरा सेल हो गया, ईएमएफ हो गया E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2। यहाँ से टू वे स्विच, देख लीजिए, एक पोटेंशियोमीटर वायर है पब्लिक ए बी, ठीक है, पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ठीक है, ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, और इस पोटेंशियोमीटर वायर के क्रॉस एक सेल लगा दिए, स्विच लगा दिए, रियोस्टेट लगा दिए, सेल लगा दिए, स्विच लगा दिए, रियोस्टेट लगा दिए। यहाँ से पब्लिक इसको यूज़ करके हमको दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन करना हो। देखिए एक सेल है पब्लिक जिसका ईएमएफ E1, इंटरनल रेसिस्टेंस R1, है ना, और दूसरा ईएमएफ है पब्लिक E2 और इंटरनल रेसिस्टेंस R2, ठीक है, और हमको कंपैरिजन करना हो, है ना, इसको हम लोग नहीं लेते हैं अभी, है ना, इसे हम लीजिए ना, ठीक है। दो सेल के ईएमएफ को हमको कंपैरिजन करना है, एक सेल है E1 और दूसरा सेल है E2, दूसरा सेल का ईएमएफ, और एक पब्लिक यहाँ पे हम लोग मतलब है जो स्विच टू वे स्विच है। टू वे स्विच करने का मतलब इसको यहाँ से ज़रूरत पड़ने पर जोड़ सकते हैं, यहाँ से भी जोड़ सकते हैं। चलिए पब्लिक हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं ना, K1 स्विच को ऑन कर दिए। जब इस स्विच को ऑन करेंगे हम लोग, मतलब इसको ऑन कर दिए, तो सर्किट में कौन आया है? पहला सेल, देख लीजिए, सर्किट में पहला सेल आया, इस सर्किट में नहीं है, समझ लीजिए बाहर है। जब यहाँ से पब्लिक स्विच को ऑन करेंगे तो करंट जाएगा इधर 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 सगरो, और जौकी को आगे पीछे मूव कराना, काहेला भैया? बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढने के लिए।
मान लीजिए यहाँ पर आया जे पॉइंट पर और करंट इन गैल्वेनोमीटर 0, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई कुछ होगा ना पब्लिक। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर, आप सबको याद होगा कि पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है कि वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे वोल्टेज कितना है पब्लिक E1, और इसका बैलेंस्ड लेंथ L1 आया है, तो E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, और इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आएगा K। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं फर्स्ट, E1 प्रोपोर्शनल टू L1, इसको जब हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आता है K। चलिए पब्लिक, नाउ इस स्विच को ऑन करेंगे, इसको आप ऑफ कर दीजिए पब्लिक, है ना, मतलब इसको आप ऑफ कर दीजिए, इसको आप ऑफ कर दीजिए, इसको आप ऑन कर दीजिए। जब इसको ऑन कीजिएगा तो सर्किट में कौन आएगा E2, तो इसका बैलेंस्ड पॉइंट कुछ अलग मिलेगा। मान लिया जाए इसका बैलेंस्ड पॉइंट ZS है और A से ZS तक का लंबाई कितना हो गया L2। तो पब्लिक फिर से फ्रॉम प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कहता है कि वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका वोल्टेज कितना हो जाएगा पब्लिक E2, और उसका बैलेंस्ड लंबाई कितना हो जाएगा L2। तो वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वोल्टेज हो जाएगा E2, लेंथ हो जाएगा L2, तो E2 बराबर KL2 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं सेकंड। अब कुछ नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर देंगे, फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, पहला में दूसरा से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा पब्लिक, आप देख सकते हैं E1 बटा E2 इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल, E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। पब्लिक ध्यान रखिएगा कि अगर दो सेल के EMF को कंपैरिजन करना है पोटेंशियोमीटर को यूज़ करके, तो आप कुछ करेंगे नहीं कि पहला सेल अगर सर्किट में है तो उसका बैलेंस्ड लेंथ जो भी आए उसके प्रोपोर्शनल, फिर दूसरा को जोड़ के उसका बैलेंस्ड लेंथ ढूंढिए उसका प्रोपोर्शनल, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आप देखिए L1 और L2 स्केल से मेजर कर सकते हैं पब्लिक, L1 और L2, L1 यहाँ L2 यहाँ, स्केल से आप मेजर कर लीजिएगा, स्केल लगा रहता है इसमें पोटेंशियोमीटर में, तो स्केल से मेजर करके L1 L2 निकल जाएगा। तो वी कैन फाइंड द, मतलब वी कैन कंपेयर द E1 और E2, मतलब E1 और E2 का रेशियो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। रेशियो मतलब कंपैरिजन हो गया, है ना। तो ये दो सेल के EMF को कंपैरिजन कर दिए हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, अगर किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस पता लगाना हो पब्लिक, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस अगर हम लोग पता लगाते हैं तो कैसे हम लोग पता लगाएंगे पब्लिक, तो देख लीजिए किसी सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस। पहले हम लोग एक पोटेंशियोमीटर वायर बना लेते हैं, देखिए AB पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, AB पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, AB पोटेंशियोमीटर वायर हो गया, और एक सेल है पब्लिक, और इस सेल का EMF E और इंटरनल रेसिस्टेंस R है, ठीक है। हमको यही निकालना है, और इसको एक गैल्वेनोमीटर लगा करके हम जॉकी से जोड़ दिए। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग पब्लिक, इसके पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा देंगे स्विच के साथ, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस R, ठीक है। हमको R निकालना है, तो एक काम करते हैं पब्लिक, हम लोग पहले इस स्विच को ऑफ रखते हैं, ठीक है। इस स्विच को हम लोग ऑफ रखेंगे, देखिएगा पहले स्विच को ऑफ रखेंगे पब्लिक। तो जब पहले इस स्विच को ऑफ रखेंगे तो सर्किट में कौन आएगा, सेल, करंट यहाँ से निकल के जाएगा, है ना। जॉकी को आगे पीछे मूव कराना है पब्लिक, जॉकी को आगे पीछे मूव कराना है।
आगे पीछे मूव करावेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पब्लिक ऐसे करके जॉकी को आगे पीछे मूव कराना है, ये अभी स्विच ऑफ है पब्लिक, मतलब ऑफ है, कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से कोई सर्किट में कोई करंट नहीं जा रहा, न यहाँ से जा रहा है, न यहाँ कहीं से नहीं, तो ये स्विच ऑफ है पब्लिक, समझ लीजिए। तो करंट यहाँ से निकल के इधर इधर इतना ही में फ्लो कर रहा है। अब हम बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढेंगे, मान लिया जाए जे पर लाएं और करंट इन गैल्वेनोमीटर का वैल्यू हो गया 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लंबाई मान लेते हैं L1, ठीक है पब्लिक। अब बता दें यहाँ से यहाँ तक का लंबाई L1 हो गया। हम लोग क्या जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो वोल्टेज कितना है E, वोल्टेज कितना है E और लेंथ कितना हो गया पब्लिक L1, बैलेंस्ड लेंथ, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। और जब इसको हटाते हैं तो कांस्टेंट के रूप में आएगा 1, मतलब K, तो E बराबर K L1 के बराबर हो जाएगा। ये तो हो गया। कहिएगा सर इंटरनल रेसिस्टेंस आप नहीं ले रहे, अरे भैया करंट वाइज जब 0 हो जाएगा एकरा में तो इंटरनल रेसिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। हम एक पहले वाला में भी काट दिए थे, काहे काट दिए थे, करंट में ना यहाँ पे हटा दिए थे, तो करंट में जैसे इसको हम जोड़ दिए, इसको हम जोड़ दिए, तो एकरा में रेसिस्टेंस कहाँ रहेगा, क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करेगा, करंट इन गैल्वेनोमीटर 0 है, तो करंट नहीं रहेगा तो रेसिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ से पब्लिक हम कर रहे हैं क्या कि इसको हम मतलब जैसे ही जोड़ दिए इसको ऑफ रखें, तो करंट यहाँ से निकल के यहाँ गया। अब जॉकी को आगे पीछे मूव कराएं बैलेंस्ड पॉइंट ढूंढने के लिए। मान लेते हैं पब्लिक यहाँ पर लाएं, बैलेंस्ड पॉइंट मिल गया, मतलब लेंथ L1 पर बैलेंस्ड पॉइंट मिल गया, तो वोल्टेज इसका E है, लेंथ हो गया बैलेंस्ड लेंथ L1, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। नाउ स्विच K इज क्लोज्ड, हम लोग K को क्लोज्ड करते हैं, K को क्लोज्ड करते हैं। जब K को क्लोज्ड करेंगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से करंट निकल के यहाँ जाना शुरू होगा, इधर ही बस एकरे में। और इन्हें कि ना इधर तो करंट इन गैल्वेनोमीटर 0, फिर से बैलेंस्ड लेंथ ढूंढना होगा आपको। और बैलेंस्ड लेंथ मान लीजिए यहाँ पर आ गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए ये इसमें वोल्टेज हो जाएगा IR, तो IR के कोरस्पॉन्डिंग मान लीजिए इसका बैलेंस्ड लंबाई कितना हो जाएगा पब्लिक L2। तो इसमें वोल्टेज तो ठीक था पब्लिक, कितना था, या तो ई वाला लीजिए या तो ई वाला, मतलब करंट जब निकल रहा है सेल से तब बैलेंस्ड लेंथ आया पब्लिक L2। अब जब करंट आ गया ना तो ई आर भी एक्टिव हो जाएगा, या तो इससे लीजिए या तो इससे लीजिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, किसी से लेंगे। तो हम क्या बोले कि वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बैलेंस लेंथ अब बदल गया, कब, जब करंट फ्लो करने लगे तब। तो क्या आ गया पब्लिक L2 के बराबर। ऐसा कीजिए ना जरा सेकरा में करंट कितना होगा वो निकाल लीजिए आप किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं, बता चुके हैं किरचॉफ्स लॉ। करंट इधर आप इधर माइनस आई आर प्लस C बराबर 0, और तो E बराबर हो जाएगा I कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो I बराबर हो जाएगा E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r के बराबर। ये I का वैल्यू निकल गया पब्लिक। अब हम लोग क्या जानते हैं, बैलेंस्ड लंबाई तो L2 आ गया, तो वोल्टेज लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसमें जो वोल्टेज आएगा पब्लिक IR आएगा, या तो इसमें वोल्टेज E माइनस IR, क्योंकि करंट निकल रहा है ना, तो E माइनस I स्मॉल r, और या तो E IR, इसमें वोल्टेज आ जाएगा IR, या तो E माइनस IR, दोनों बात बराबर है, ठीक है। वो लेंथ L2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। I का वैल्यू कितना है, E कैपिटल R प्लस स्मॉल r बराबर KL2। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से, फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड करेंगे पब्लिक, तो यहाँ पे आ जाएगा E डिवाइडेड बाई E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r, यहाँ पे हो जाएगा KL1 बटा KL2, K से K कैंसिल, E से कैंसिल, कुछ छूट रहा है कैपिटल R, ये I का वैल्यू इतना ना, कैपिटल R छूट रहा था, तो यहाँ से ऊपर जाएगा पब्लिक, क्या हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इज इक्वल टू L1 प्लस L2, अलग अलग कीजिए, 1 प्लस स्मॉल r L1 बाई L2 हो जाएगा, तो स्मॉल r बटा कैपिटल R बराबर हो जाएगा L1 बटा L2 माइनस 1, L1 बटा L2 माइनस 1 के बराबर।
वेर कैपिटल आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो हम लगाएं सो, और L1 L2 बैलेंस्ड लेंथ हो गया पब्लिक। तो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर एंड दो सेल के ईएमएफ को कंपैरिजन कर सकते हैं बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर वायर। और पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना तक आपको पोटेंशियल डिफरेंस लेना है तो बैलेंस्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको ध्यान रखना है पब्लिक। ये था आपका पूरा पोटेंशियोमीटर की कहानी। अब हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं पब्लिक, और आपको बता दें नया चैप्टर में है 4th चैप्टर मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। चौथा चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ध्यान रखिएगा, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पब्लिक, लेकिन सिंपल है, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने का ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा समझने का ज़रूरत है पब्लिक, आप लोग को दम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पब्लिक 4th चैप्टर। आइए थोड़ा पानी लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे क्या, इंट्रोडक्शन पहले जानते हैं। देखिए पब्लिक, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कि अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो करता है, ठीक है, कोई भी वायर से अगर करंट फ्लो करे तो उस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप्ड होता है, ठीक है, एक फील्ड डेवलप्ड होता है पब्लिक, और उस फील्ड का नाम दिया गया पब्लिक मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड के चारों, इस करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप्ड होता है। इस फील्ड को हम लोग क्या बोल रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड। पब्लिक इस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को लाते हैं हम लोग, कोई अनदर चार्ज पार्टिकल को लाएंगे मतलब तो उस पर फोर्स लगेगा। इस फील्ड में अगर कोई करंट कैरिंग वायर को लाएंगे तो उस पर फोर्स लगेगा। पता कैसे चला पब्लिक, कोई भी करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ एक मतलब फील्ड डेवलप्ड होता है, वो कैसे पता चला? बहुत सारे तरीके हैं पता करने का। मैग्नेटिक नीडल को लाइए, मैग्नेटिक नीडल सुई चुंबक जिसको कहते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल रहता है, तो उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है पब्लिक, उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। डिफ्लेक्शन हो रहा है मतलब ये इस तरह से कर रहा है, तो डिफ्लेक्शन इसमें तभी होता है ना जब मैग्नेटिक फील्ड हो। करंट बंद करा दे तो रुक जाए पब्लिक नीडल, दम अस्थाई हो जाए, लेकिन पब्लिक करंट जब फ्लो करे तो डिफ्लेक्शन हो रहा है, मतलब कि वो करंट की वजह से ही कुछ तो है। तो ये ऑस्टेट साहब सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किए पब्लिक कि अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो इस वायर के चारों तरफ एक फील्ड डेवलप्ड होता है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगर इस फील्ड में कोई मैग्नेटिक नीडल को लाएं तो वो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा। सबसे पहले ऑस्टेट साहब ऑब्जर्व किए, ऑस्टेट साहब ऑब्जर्व किए भाई कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टेट साहब ऑब्जर्व किए। लेकिन ये सिर्फ ऑब्जर्व ही किए पब्लिक, मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दे पाए कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड होगा, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये उन्होंने नहीं बताया, ठीक है पब्लिक। नीडल किधर मुड़ेगा उसके लिए एक डायरेक्शन है, मैं आपको बता दूं, मतलब रूल है एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। एम्पियर्स स्विमिंग रूल कहता क्या है, सुनिएगा ध्यान से, कि अगर कोई स्विमर करंट के सेम डायरेक्शन में तैरे, अगर कोई स्विमर करंट के सेम डायरेक्शन में तैर रहा हो और उसका फेस वायर के तरफ हो, माने तार ऐसे फ्लो कर रहा है करंट और वो ऐसे करके तैर रहा है, स्विम कर रहा है पब्लिक,
तो उसका जो नॉर्थ निडिल होगा, ये नॉर्थ निडिल, इसका जो नॉर्थ निडिल होगा पब्लिक, वो हमेशा उसके बाएं हाथ की तरफ मुड़ेगा। अब बताइए, अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और कोई स्विमर इसी डायरेक्शन में तैर रहा है पब्लिक, करंट के डायरेक्शन में, तो उसका लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो लेफ्ट हैंड ऐसे ही से कर रहा होगा ना, तो लेफ्ट हैंड उधर जा रहा होगा पब्लिक, तो नॉर्थ निडिल जो होगा वो उधर की तरफ मुड़ेगा। मतलब ये ऐसे था ना, जैसे ही लाएंगे ना पब्लिक, तो ऐसे निडिल मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे ऐसे इधर की तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड उधर आएगा। फिर से हमने क्या बोला, फिर से सुन लीजिए। तो हमने बोला कि अगर कोई भी, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है और उसके बगल में निडिल रख दिए आप, तो निडिल किधर मुड़ेगा, किधर डिफ्लेक्ट करेगा। उसके लिए क्या था कि अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है, अगर कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है ना पब्लिक, कोई भी वायर से करंट फ्लो कर रहा है तो किधर मुड़ेगा निडिल। तो उसके लिए पब्लिक क्या करना है, एम्पियर स्विमिंग रूल लगाना। एम्पियर स्विमिंग रूल कहता है कि करंट के सेम डायरेक्शन में आपको तैरना है, तो और इस तरह से तैरना कि आपका फेस हमेशा वायर की तरफ रहे। तो नॉर्थ पोल ऑफ द निडिल जो होगा पब्लिक, वो हमेशा लेफ्ट हैंड के तरफ मुड़ेगा। यानी नॉर्थ पोल ऑफ द निडिल, नॉर्थ पोल ऑफ द निडिल will deflect towards लेफ्ट हैंड के तरफ मुड़ेगा। ध्यान रखना है, नॉर्थ पोल ऑफ द निडिल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड के तरफ मुड़ेगा, ठीक है। जबकि स्विमर को करंट के डायरेक्शन में तैरना होगा, स्विमर को करंट के डायरेक्शन में तैरना होगा, करंट के डायरेक्शन में तैरना होगा। ठीक है, स्विमर को करंट के डायरेक्शन में तैरना होगा और इस तरह से तैरना होगा कि उसका फेस हमेशा वायर के तरफ। तो नॉर्थ पोल किधर मुड़ेगा पब्लिक, लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ेगा। इसी को बोलते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, ये जानते होंगे सब लोग, फर्स्ट चैप्टर में हम आप लोग को पढ़ा चुके हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है पब्लिक कि अगर किसी चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें या फेंक दें, जो करना है कर दें। इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो रख दीजिए, मन है तो फेंक दीजिए, जो करना है कर दीजिए, इस पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, लेकिन फोर्स लगेगा। मान लिया जाए चार्ज को हमने उधर फेंका v वेलोसिटी से, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो भैया फोर्स वाइज इधर ही लगेगा, Q इंटू ई के बराबर। कोई मतलब नहीं है किधर जा रहा है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पॉजिटिव चार्ज उसी के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो नेगेटिव रहेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया आपका Q इंटू ई के बराबर। याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज है तो उसी के डायरेक्शन में और निगेटिव चार्ज है तो अपोजिट डायरेक्शन में। फिर हम लोग बात करते हैं पब्लिक मैग्नेटिक फोर्स की। मैग्नेटिक फोर्स की हम लोग बात करें, ये मैग्नेटिक फोर्स की बात करें मतलब क्या हो गया, अगर किसी चार्ज को आप v वेलोसिटी से, चाहे तो b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक देते हैं, किसी भी चार्ज q को b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं। किसी भी चार्ज को पब्लिक q चार्ज को b मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा पब्लिक। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है, देखिए क्या फॉर्मूला दिया जाता है, Q V क्रॉस B के बराबर। यानी इस चार्ज पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, Q V क्रॉस B के बराबर। Q V क्रॉस B के बराबर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला Q V B साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि A क्रॉस B का फॉर्मूला हो जाएगा AB साइन थीटा, तो V क्रॉस B का फॉर्मूला हो जाएगा VB साइन थीटा के बराबर। याद रहे, किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंक दें या रख दें, उस पर फोर्स लगेगा, रखिएगा तैयो फेंकिएगा तैयो। लेकिन
अगर किसी चार्ज को बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से फेंकेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स देख लीजिए पब्लिक कितना लग रहा है, क्यू भी साइन थीटा। जरा गौर से देखेंगे, क्यू भी साइन थीटा फोर्स लग रहा है पब्लिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू भी साइन थीटा। अगर मान लिया जाए इस चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, सिर्फ रख देंगे, मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं, माथा पर तीर के निशान मतलब वेक्टर क्वांटिटी, माथा पर तीर के निशान मतलब वेक्टर क्वांटिटी पब्लिक, ठीक है। तो किसी भी चार्ज q को अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख देते हैं, रखने का मतलब वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो, रखने का मतलब हो गया वेलोसिटी जीरो, रखने का मतलब वेलोसिटी जीरो। तो रखेंगे तो वेलोसिटी जीरो होगा पब्लिक, तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होगा क्यू भी के जगह पर जीरो, भी के जगह पर जीरो, बी साइन थीटा, जीरो हो जाएगा, भी जीरो तो फोर्स जीरो, पहला हो गया। अगर मान लिया जाए किसी चार्ज q को बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से उसी के डायरेक्शन में फेंक दे, पब्लिक q चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड है, भी वेलोसिटी से उसी के डायरेक्शन में फेंक देंगे, मतलब इस चार्ज को बी मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी से उसी के डायरेक्शन में फेंक देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, q भी बी साइन थीटा का मान कितना डिग्री, जीरो, और साइन जीरो का मान जीरो, साइन जीरो का मान जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स का मान जीरो हो गया। मतलब अगर रख दें तैयो फोर्स जीरो, उसी के डायरेक्शन में फेंक दे तैयो जीरो। अगर मान लिया जाए किसी चार्ज को पब्लिक बी मैग्नेटिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फेंक दें, इधर, तो अपोजिट डायरेक्शन में फेंकिएगा भैया तो थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा, 180, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू भी साइन 180, साइन 180 का मान हो जाएगा जीरो, जीरो जीरो जीरो। मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आप उसी डायरेक्शन में चार्ज को फेंकिए तब भी फोर्स जीरो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है आप उसके अपोजिट फेंकिए तब भी फोर्स जीरो। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कब, तो भाई मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए चार्ज भी चाहिए, वेलोसिटी भी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड भी चाहिए, साइन थीटा भी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, सब चीज़ चाहिए, टोटल चीज़ चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। अब मैग्नेटिक फोर्स ये तो हो गया, डायरेक्शन कैसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मान लिया जाए हमको निकालना है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स निकलता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पब्लिक कैसे हम लोग मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, देखिए मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालना हो पब्लिक, मैग्नेटिक फोर्स का अगर डायरेक्शन निकालना हो तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग रूल लगाते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी थंब रूल, पाम रूल। ये राइट हैंड पाम रूल में क्या है ना कि जो राइट हैंड का थंब होगा वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी, राइट हैंड का थंब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी का जो 4 अंगुली होगा 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी का जो 4 फिंगर होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, बाकी का जो पाम होगा वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। थंब वेलोसिटी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, पाम फोर्स, थंब वेलोसिटी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, पाम फोर्स, ठीक है। थंब वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और पाम फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो राइट हैंड पाम रूल में ये होता है, ध्यान रखिएगा। ये क्रॉस ऐसे टाइप का जो हो गया पब्लिक, गुना गुना टाइप का, वो
अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है अंदर, इनवर्ड टू द प्लेन, मतलब प्लेन के अंदर, ऐसे अंदर। और डॉटेड डॉटेड अगर रहता है, डॉटेड डॉटेड रहता है ना, तो ये आउटवर्ड टू द प्लेन, आउटवर्ड टू द प्लेन मैंने प्लेन के बाहर ऐसे ऐसे इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा, क्रॉस का मतलब अंदर, इनवर्ड, मैंने प्लेन के अंदर, इनटू द प्लेन, आउट टू द प्लेन मतलब आउटवर्ड द प्लेन, प्लेन के बाहर पब्लिक। तो प्लेन के बाहर और प्लेन के अंदर, प्लेन के अंदर क्रॉस, प्लेन के बाहर डॉट, ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड पाम रूल, जिसमें थंब, वेलोसिटी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, पाम फोर्स, ठीक है, थंब वेलोसिटी, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, तो पाम फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। देखिए पब्लिक एग्जांपल हम कर देते हैं, देखिएगा ध्यान से थोड़ा, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मान लिया जाए कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है ना, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को भी वेलोसिटी से इधर फेंक दिए, किसी चार्ज को भी वेलोसिटी से इधर फेंक दिए। आप ही बताइए पब्लिक, जब इसको फेंकिएगा तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अपना राइट हैंड निकालिए पब्लिक, और राइट हैंड के थंब को मुट्ठी बांध करके थंब को वेलोसिटी की तरफ ले जाना है, ठीक है। और 4 फिंगर, बाकी फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, क्रॉस क्रॉस है ना, तो प्लेन अंदर की तरफ चारों उंगली खोलना है, थंब वेलोसिटी की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, हथेली आपका उधर जा रहा है पब्लिक, है ना, तो फोर्स भी किधर की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ, ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ध्यान रखिएगा, थंब वेलोसिटी का डायरेक्शन, फील्ड अंदर, फोर्स ऊपर, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, वेलोसिटी फील्ड फोर्स, हथेली। जैसे मान लिया जाए, एक एग्जांपल और दे दें हम, देख लीजिए पब्लिक, ये डॉट मीन्स बाहर, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किसी चार्ज को हमने v वेलोसिटी से ऊपर फेंका, ऊपर फेंका पब्लिक v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड अब बाहर है, तो अपने मुट्ठी को बांध करके वेलोसिटी के तरफ अंगूठा को ले जाइए, बाकी चारों उंगली बाहर की तरफ खोलना है, बाहर मैंने प्लेन के बाहर। देखिए हथेली उधर जा रहा है ना, हथेली उधर जा रहा है पब्लिक, इसका मतलब फोर्स इधर लगेगा। मतलब सीधा सीधी बात आप समझ ले कि अपने राइट हैंड लेना है, राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी के तरफ, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अगर लेंगे तो जिधर हथेली शो करेगा वही फोर्स का डायरेक्शन होगा। उसके बाद पब्लिक लॉरेंज फोर्स एक टर्म आता है, लॉरेंज फोर्स। देखिए पब्लिक, अगर किसी चार्ज को हम ऐसा जगह में फेंकते हैं, ऐसा जगह में फेंकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो पब्लिक, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों होगा तो चार्ज पार्टिकल जो है दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड के वजह से पब्लिक मैग्नेटिक फोर्स Q V क्रॉस B के बराबर। दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं, मतलब टोटल फोर्स कितना लगेगा उस चार्ज बॉडी पर, तो टोटल फोर्स हम लोग जो कहते हैं पब्लिक, उसको हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, टोटल फोर्स, या आप बोल सकते हैं लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला हुआ पब्लिक इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हो गया Q V क्रॉस B, Q V क्रॉस B। दोनों में Q कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, ऐसे यही आंसर होगा, लॉरेंज फोर्स का यही आंसर, E और V क्रॉस B के बराबर। देख लीजिए, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आता है पब्लिक कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो Q वेक्टर E प्लस V क्रॉस B के बराबर, ये दिस इज लॉरेंज फोर्स। तो लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के सम को हम लोग लॉरेंज फोर्स कहते हैं, इस बात को ध्यान देना है। तो लॉरेंज फोर्स हो गया पब्लिक, अब ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं, कितना हो गया देखिए टाइम, आगे डिस्कशन करते हैं पब्लिक हम लोग कि अगर किसी चार्ज को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे तो उसका पाथ कैसा होगा, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन ऑफ चार्ज।
इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन। देखिए पब्लिक, मोशन ऑफ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। मोशन ऑफ चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम लोग निकालते हैं पब्लिक, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। चार्ज का मोशन मैग्नेटिक फील्ड में, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, और हमने किसी चार्ज को पब्लिक v वेलोसिटी से, हमने किसी चार्ज को v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में फेंका। देख लीजिए, परपेंडिकुलर फेंका, फिलहाल लेकर के चलिए। पहला ऑप्शन यही है पब्लिक कि चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली फेंका जाए तब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली फेंका जाए तब क्या होगा। तो पब्लिक क्या होगा, चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलरली फेंकेंगे तब क्या होगा। तो देखिए पब्लिक, सबसे पहले बताइए कि फोर्स किधर लगेगा, बताइए जल्दी से। इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में इधर फेंके ना, तो अपने राइट हैंड के थंब को वेलोसिटी के तरफ, 4 फिंगर अंदर जाएगा, हथेली ऊपर जा रहा है पब्लिक, तो फोर्स ऊपर लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगा। और आपको पता होगा पब्लिक, जब फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, आप लोग सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जानते होंगे पब्लिक, कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा टेंजेंट की तरफ, वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ, और इधर की तरफ पब्लिक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। आपको पता होगा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंट की तरफ और इधर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ रहेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ये वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। तो सीधी बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे वेलोसिटी इधर दिए तो फोर्स ऊपर लगा पब्लिक, राइट हैंड पाम रूल से। तो देख रहे हैं कि फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो बॉडी कैसा पाथ कवर करेगा, सर्कुलर। इट मीन्स कि बॉडी सर्कुलर पाथ कवर करेगा, और जब सर्कुलर पाथ कवर करेगा पब्लिक, देन इट विल कवर ए पाथ, ए सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ कवर करेगा। और आपको बता दे पब्लिक, सर्कुलर पाथ कवर करेगा तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा पब्लिक, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्यू भी वी साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थीटा का वैल्यू 90 है ना। भी और बी के बीच का एंगल लेते हैं, तो वेलोसिटी इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, दोनों के बीच का एंगल 90, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हो गया mv²/r, रेडियस r हो गया, इसका मास चार्ज का m हो गया, mv²/r। देखिए v से v चला गया, तो पब्लिक r इज इक्वल टू क्या फार्मूला हो जाएगा, mv/q, और b नीचे आ जाएगा पब्लिक, mv/qb। तो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा पब्लिक, वो mv/qb के बराबर होगा। जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होगा वो mv/qb के बराबर होगा, mv/qb है ना, mv/qb के बराबर सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा। यानी आप कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा तो रेडियस कितना होगा, mv/qb के बराबर। मतलब अगर आपने किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली फेंक दिया तो पब्लिक उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा, रेडियस देख लीजिए mv/qb। अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड कितना होगा, सवाल बहुत सारा मिलता है इस पर। टाइम पीरियड इसका कितना होगा पब्लिक, तो एक चक्कर में 2πr है ना, और बटा भी, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड भी था, तो 2π/v, और रेडियस का फॉर्मूला आ गया है mv/qb, v से भी कैंसिल, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2πm/qb। ये टाइम पीरियड हो गया। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें पब्लिक,
फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/T, तो 1/T करेंगे तो उल्टा हो जाएगा QB/2πm के बराबर। तो ये देख लीजिए, ये आपका हो गया पब्लिक फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, रेडियस, तो कब, जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग परपेंडिकुलरली फेंकेंगे तब, ये ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इतना ही पर छोड़ते हैं पब्लिक आज का 11वां लेक्चर। अगले क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये मूविंग चार्जेस मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाए और 90% इसका पोर्शन ख़त्म हो जाएगा अगली क्लास में, मतलब 12वां लेक्चर परसों मंडे को, ठीक है। मंडे को जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग ये फिनिश कर लेंगे पब्लिक, और फिर उसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म एंड मैटर, बाकी सब छोटा छोटा एक डेढ़ क्लास का सब है, ठीक है। तो इतना तक पब्लिक ध्यान रखेंगे, याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने रिवीजन करवा दिया है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पहला और दूसरा चैप्टर मिला के, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पब्लिक ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है, खास करके बिहार बोर्ड में। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी सवाल पूछता है, ऐसे ऑप्टिक्स से सवाल पूछता है, छोटा मॉडर्न फिजिक्स से भी पूछता है पब्लिक, और बीच में ये सब चैप्टर से भी आता है, जैसे मूविंग चार्जेज मैग्नेटिज्म से कभी 5 नंबर का सवाल बायोट सावर्ट लॉ में दे दिया, कभी 2 नंबर में, है ना। ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे मिलते हैं पब्लिक, है ना। तो ये बहुत अभी इम्पॉर्टेंट होने वाला है पब्लिक, अभी आगे और भी चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। आप थोड़ा सा पब्लिक अगर ध्यान देंगे तो आप सारा चैप्टर को कवर कर सकते हैं। तो ठीक है, इसको पब्लिक देखिए आप लोग अच्छे से, और पब्लिक इसको शेयर भी आप लोग कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सब लोग इसको देख सकें और इसका बेनिफिट मिल सके सबको पब्लिक, है ना। ध्यान रखिएगा। बाकी ऑब्जेक्टिव तो आप लोग को करवा ही रहे हैं यूट्यूब पे लाइव 9 बजे से, ठीक है, तो आप लोग उसको भी कवर कीजिएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव सारा शायद ख़त्म हो गया है प्रीवियस ईयर का, बाकी कुछ मॉडल पेपर का भी करवाना है क्वेश्चन पब्लिक, और फिर खुद का कुछ है क्वेश्चन, वो भी आप लोग को करवाएंगे, अपने से सेलेक्ट करके वो करवाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं पब्लिक, ठीक है, ओके, थैंक यू।